Today we are going to discuss why power sharing is desirable. Two different sets of reasons can be given in favor of power sharing. Firstly, power sharing is good because it helps to reduce the possibilities of conflict between social groups. Since social conflict often leads to violence and political instability, power sharing is a good way to ensure the stability of political order. दो कारण का सेट है जिसके कारण पावर शेयरिंग होनी चाहिए. पहला है जिसे हम प्रूडेंशियल रीजन भी बोलते हैं फर्स्ट को, कि पावर शेयरिंग जो सोशल ग्रुप्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाओं को कम करता है और सोशल कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करता है, वॉयलेंस को कंट्रोल करता है, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कंट्रोल करता है और इस प्रकार से स्टेबल पॉलिटिकल ऑर्डर देने का प्रयास करता है. इसलिए पावर शेयरिंग इज नेसेसरी. यहाँ पर देखिएगा, मैंने बताया है दिस इज द प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. अब प्रूडेंशियल रीजन होता क्या है? बेस्ड ऑन प्रूडेंस और ऑन केयरफुल कैलकुलेशन of gains and losses, prudential decisions are usually contrasted with decisions based purely on moral considerations. Prudential reason है क्या? एक कैलकुलेशन के आधार पर जब आदमी कोई निर्णय लेता है कि इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो उस निर्णय को प्रूडेंशियल डिसीजन कहा जाता है. यूजुअली प्रूडेंशियल जो रीजन होता है या डिसीजन होता है वो मॉरल कंसिडरेशन से विपरीत होता है, उसके विपरीत होता है. अब एग्जाम्पल देखिए प्रूडेंशियल रीजन के. कोई भी कार्य जो हम इस आधार पर करते हैं कि उससे हमें लाभ होगा या हानि होगी, ये सोचकर करते हैं प्रॉफिट और लॉस के विषय में, तो उसे हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन. एग्जाम्पल के लिए, आपका कोई फ्रेंड है तो मोस्टली लोग जो फ्रेंड को बर्थडे पर गिफ्ट देते हैं वो इस हिसाब से, उस कीमत के हिसाब से देते हैं जिस कीमत का उस फ्रेंड ने उनको दिया होता है बर्थडे पर, या इस उम्मीद से देते हैं कि मैं इतने रुपए का गिफ्ट दे रहा हूं और मुझे मेरे बर्थडे पर भी इतने का ही गिफ्ट मिलेगा. तो ये जो गिफ्ट दिया जा रहा है दिस इज द प्रूडेंशियल कॉजेस, क्योंकि कैलकुलेशन कर लिया गया कि कितना का मुझे मिलेगा, कितने का फ़ायदा और नुकसान इस सोच का किया गया है. इसी प्रकार और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमारी शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं. क्या कारण है? प्रूडेंशियल कॉज है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी लाभ हानि का विषय में सोचा गया है. लेकिन यदि सचिन तेंदुलकर 100 अनाथ बच्चों को पढ़ा रहा है, उनका खर्चा उठा रहा है, तो वहाँ प्रूडेंशियल कॉज नहीं है, वो मॉरल कॉज है. वहाँ प्रॉफिट और लॉस का कोई भी कैलकुलेशन सचिन तेंदुलकर ने नहीं किया है. अब मैं बात कर लेता हूँ मॉरल रीजन क्या होता है. मॉरल रीजन, मॉरलिटी आप जानते हैं, नैतिकता क्या होती है. बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं और हमारा व्यवहार होता है जो नैतिक रूप से उचित माना जाता है. जैसे कि एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको. मान लीजिए तूफान आ रहा है, भयंकर बारिश हो रही है, रात को कोई बुजुर्ग हमारा गेट खटखटाता है और वो कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, मुझे आप अपने घर में ले लो. तो सुरक्षा की दृष्टि से आप ये निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, अजनबी को घर में लेना उचित नहीं है और गेट बंद कर लेते हैं. सुबह जब हम उठते हैं तो देखते हैं वही बुजुर्ग हमारे ही गेट के आगे ठंड के कारण मर गया है. तो क्या आपने कोई अपराध किया? नहीं, कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि कानून का कोई उल्लंघन आपने नहीं किया, लेकिन नैतिक अपराध किया है. नैतिकता के खिलाफ बात है. जब कोई बुजुर्ग आपके पास आया था तो नैतिक रूप से उसकी मदद करनी चाहिए थी. आपको पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपने नैतिकता का उल्लंघन किया है. अगर आप घर में नहीं ले सकते थे
तो एक रजाई या कंबल उसको बाहरी ओढ़ने के लिए दे सकते थे, लेकिन वो आपने नहीं किया। ये नैतिकता होती है। नैतिकता में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि देखिएगा, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, ये मॉरलिटी है। लेकिन आप नहीं करें तो कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा। हमें अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, नैतिकता की बात है। ना करें तो कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा, लेकिन नैतिक रूप से वो ठीक लगता है कि हमें करना चाहिए। तो जो दूसरा, देयर इज सेकंड डीपर रीजन वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। एक दूसरा गहरा कारण है क्यों डेमोक्रेसी के लिए पावर शेयरिंग बेहतर या अच्छा होता है। पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर शेयरिंग तो आत्मा होती है किसकी? डेमोक्रेसी की। अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी है ही नहीं। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज एंड हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। डेमोक्रेटिक रूल्स में क्या होता है? पावर शेयर होती है उन लोगों के बीच जिन पर डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज से जो अफेक्टेड होते हैं, और उन लोगों के बीच जिन पर जो डेमोक्रेसी करती है उसका इफेक्ट पड़ता है, उनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्नड। लोगों को ये अधिकार है कि उनसे ये सलाह ली जाए कि उनके ऊपर शासन कैसे करना है। ये मॉरलिटी की बात है। इसलिए दोनों ही कॉजेस से, मॉरल आधार पर भी और प्रूडेंशियल आधार पर भी, डिजायरेबल है पावर शेयरिंग, कंपल्सरी है। देखिए, हमने इस चैप्टर में दो कंट्री की बात करी शुरुआत में, एक बेल्जियम था और दूसरा श्रीलंका। अब एक तीसरे देश की बात करेंगे हम, लेबनान की। और लेबनान के विषय में चर्चा करने से पहले हम बात करेंगे विक्रम और बेताल की। शायद आपने कहानियां सुनी हो विक्रम और बेताल की। विक्रम और बेताल की कहानियां पहले टीवी पर सीरियल भी आता था। इसमें है क्या? विक्रम उज्जैन के राजा हैं, विक्रमादित्य, और बेताल एक भूत है। विक्रम बेताल को पकड़कर लेकर चलते हैं और बेताल एक शर्त पर चलने के लिए तैयार होता है। वो ये कहता है विक्रम से कि जब तक आप मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे, तब तक मैं आपके साथ चलूंगा, लेकिन यदि आप बोले तो मैं वापस चला जाऊंगा। और रास्ते में बेताल विक्रम को कहानियां सुनाता है, और कहानी सुनाने के बाद में वो एक क्वेश्चन करता है विक्रम से, और विक्रम उस क्वेश्चन का जवाब दे देता है। जैसे ही विक्रम बोलता है, बेताल वापस चला जाता है। ये तो थी पास्ट की बात, लेकिन आज जिस विक्रम बेताल की बात हम कर रहे हैं वो मॉडर्न विक्रम बेताल हैं। बाइक पर घूम रहे हैं। देखिएगा, पिक लगा रखी है मैंने, बुक में भी देखिएगा। यहाँ विक्रम तो चला रहा है बाइक और बेताल पीछे बैठा हुआ है। जैसा कि बेताल की आदत थी, बेताल एक कहानी सुनाता है। वो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज मैं ही बेताल बन रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन बाद में मैं आपसे कहानी के बाद में एक प्रश्न पूछूंगा, और उस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद लिखना पड़ेगा। मैं उसका आंसर इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, हाँ नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको डिस्कस कर दूंगा। देखिए, कहानी है ये बैरूत नामक सिटी की, और कहानी का नाम है खलील्स डिलेमा। डिलेमा कंफ्यूजिंग स्टेट होता है, और खलील एक व्यक्ति का नाम है जो कि बैरूत सिटी में रहा करता था। खलील के फादर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, जबकि खलील की जो मदर थी वो सुन्नी मुसलमान थी। ऐसा बड़े बड़े शहरों में होता है, देखने को मिलता है। हमारे इंडिया में देखिए, जॉन इब्राहिम, उसके मदर फादर दोनों अलग अलग धर्म के हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। जैसे अभी देख लीजिए, तैमूर बड़ा नाम चर्चा में आता है, माँ हिंदू है, फादर मुस्लिम है उसके। तो इसी प्रकार से यहाँ पर खलील के पिता क्रिश्चियन थे, ऑर्थोडॉक्स, और माँ सुन्नी मुसलमान थी। जो बैरूत है वो लेबनान का कैपिटल सिटी है। उसमें डिफरेंट तरीके के लोग, सभी धर्मों के लोग वहाँ पर रहते हैं। हुआ क्या, लेबनान में क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में सिविल वार हुआ, और उस सिविल वार में खलील के एक चाचा भी मर गए और बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ। तो ऐसी स्थिति में जो लीडर्स थे
लेबनान के, उन्होंने एक सेटलमेंट किया पावर शेयरिंग का। वो सेटलमेंट ये था कि जो प्रेसिडेंट होगा लेबनान का वो मेरोनाइट सेक्ट ऑफ कैथोलिक क्रिश्चियन, ये एक कैथोलिक क्रिश्चियन एक सेक्ट है क्रिश्चियन रियलिटी का, उसी धर्म का व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा। यानी कि ये फिक्स कर दिया गया कि लेबनान का प्रेसिडेंट कैथोलिक क्रिश्चियन ही बनेगा। और प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी लेबनान की वो फिक्स कर दी गई सुन्नी मुसलमान के लिए, जबकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट थी वो फिक्स कर दी गई ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस के लिए, और जो स्पीकर की पोस्ट थी लोकसभा के वो सिया मुसलमान के लिए फिक्स कर दी गई। और ये डिसाइड हुआ कि ना तो क्रिश्चियंस फ्रांस से कोई मदद लेंगे अपने में, और ना ही मुस्लिम सीरिया मुस्लिम जो कंट्री था उससे कोई मदद लेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे। जब ये एग्रीमेंट हुआ उस समय लेबनान में मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन लगभग बराबर थी। लेकिन समय गुजर गया, सब कुछ शांति से चला आ रहा था। अब ये जो खलील था ये चाहने लगा, ये पॉलिटिकल एम्बिशस का व्यक्ति था और इसके दिमाग में ये था कि मैं सबसे बड़ी पोस्ट हासिल करूं, मैं प्रेसिडेंट बनूं, लेकिन ये जो सिस्टम है उसके हिसाब से वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। तो ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि वो ये कहने लगा अपने जो परिवार के लोग थे और लोगों से, भाई जैसा डेमोक्रेसियों में होता है कि चुनाव हो, चुनाव में जिसको ज़्यादा वोट मिले वो प्रेसिडेंट बने, ये फिक्स नहीं होना चाहिए किसी एक के लिए। अच्छा, अब तक मुस्लिम्स की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, तो उसके दिमाग में क्लियर था चुनाव होगा और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन उसके जो परिवार के लोग थे जिन्होंने वो सिविल वार का खून खराबा देखा था, उन्होंने खलील को समझाया कि नहीं, ये जो प्रेजेंट सिस्टम है ये शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए बेस्ट है और आपको इसी सिस्टम को मानना पड़ेगा, अन्यथा फिर से खून खराबा होगा। लेकिन खलील को ये सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये कहानी सुनाते सुनाते विक्रम की बाइक टीवी टावर तक पहुंच गई और वहां पर टीवी टावर पर पहुंचकर तुरंत बेताल ने, जैसे कि रोजाना पूछा करता था टीवी टावर पर पहुंचने के बाद, एक क्वेश्चन पूछा विक्रम से। और क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि यदि विक्रम, आप विक्रम है इस समय, आप लोगों को उत्तर देना है, यदि विक्रम आपको लेबनान में दोबारा से व्यवस्था करने की, दोबारा से पावर शेयर करने की, दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की शक्ति दे दी जाए तो आप क्या करोगे? आप ऐसी व्यवस्था करके दीजिए कि शांति भी बनी रहे और यानी कोई खून खराबा भी ना हो और खलील प्रेसिडेंट भी बन जाए। ऐसा कोई सलूशन हो सकता है कि ना तो फिर से सिविल वार हो, यानी कि चारों जो दोनों कम्युनिटीज के 4 सेक्ट हैं वो संतुष्ट रहें और खलील भी प्रेसिडेंट बन जाए। ऐसा कोई सलूशन आपके दिमाग में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।